बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। आज की वीडियो समझें कि इतनी अहम है कि इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल समझ लें और बार बार रिपीट करके इसको देखें और साथ अपनी कंसल्टेंट बुक रखकर उसकी रीडिंग करें तो आपके 10 नंबर पक्के हैं। ये एक वीडियो 10 नंबर की है और 10 नंबर बहुत बड़ी बात है। एक एक नंबर से स्टूडेंट जो है वो लाइसेंस लेने से रह जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है। ये मेरा मशवरा है और इस मशवरे को समझना कि ये मशवरा नहीं समझो कि एक किस्म की आपको मैं एक ऐसी टिप बता रहा हूँ कि इसके बगैर आपका कोई चारा दूसरा नहीं है। अगर आप इसके उल्ट करेंगे आप अल्लाह ना करे रह जाएंगे भाई। ठीक है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को चलाकर जो आपके पास अगर लीगल एथिक की, हम लीगल एथिक की आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर लीगल एथिक की आपके पास कोई उसकी बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, तो आप या तो वो ले लें, जिस तरह ये मेरे पास बुक है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है। अगर ये नहीं है तो जो आपकी गाइड बुक है या नोट्स वगैरह में जहाँ पे इसकी लीगल एथिक्स की स्टेटमेंट बनी हुई है, उन स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि आपको एक एक रूल की, हम जो उसमें रूल होंगे उस एक एक रूल को हम आपको उनका कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। आपने उसको स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ना है और एक दफ़ा नहीं पढ़ना, स्टेटमेंट को कम से कम 4-4, 5-5 मरतबा पढ़ना ताकि आपके जहन के अंदर बैठ जाए। प्लस जो ये वीडियो होगी ये आपका उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर देगी। मगर स्टेटमेंट ज़रूर पढ़नी, क्योंकि स्टेटमेंट वो किताब से ही बना के देगा। ठीक है, तो आपने इसको गौर से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने ये सिलसिला पीपीसी को रोक के शुरू किया, स्टूडेंट की फरमाइश पे किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारा लॉ गेट का सेशन करीब है। तो आप, क्योंकि 50 नंबर का ये पोर्शन है 3 किताबों का, सीपीसी का, क्यूएसओ और लीगल एथिक का, तो आप पहले ये स्टार्ट करवा दें। पीपीसी का जो जितना रह गया है वो हम बाद में कर लेंगे। तो हमने उनकी फरमाइश के ऊपर ये सिलसिला शुरू किया। तो ये एक वीडियो नहीं, ये 10 नंबर है। इसको 10 नंबर लेके आपने चलना। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बिना हम आगे शुरू करते हैं। मगर हाँ, जो पीपीसी के अभी तक लेक्चर रिकॉर्ड करवाए जा चुके हैं वो तकरीबन 6 नंबर तक के हैं, उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि 50 नंबर ये और 6 नंबर वो, तो 56 नंबर आपके कम से कम आपके हाथ में हो जाएंगे। अगर लॉ गेट फौरी ही आ जाता है और लेट नहीं होता और आप तब तक आप आगे तैयारी नहीं भी कर पाते, तो आपके पास 50 नंबर ये और 6 नंबर वो 56 नंबर होंगे। तो उन 56 नंबर में से अगर कोई 6 सवाल टफ भी पूछ लेता है तो 50 नंबर तो आपके बन जाएंगे ना। तो इसलिए उन वीडियो को छोड़ना नहीं है। तो हम आज देख रहे हैं इसमें पहली बात क्या है। सबसे पहली तो अपने जहन में ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि लीगल एथिक का मकसद ये है कि आपको एक वकील को वो आइडियल शख्सियत बनाकर पेश करता है। ठीक है, हर वो स्टेटमेंट जो आपके पेपर में, ये टिप है। ठीक है, ये टिप है, इसको जहन में बिठाना। फिर कुछ किसी भी तरह की वो आपको स्टेटमेंट दे देगा तो आपको पता होगा कि हाँ मुझे ये टिप बताई थी। ठीक है, मुझे ये ट्रिक बताई थी कि हाँ ये चीज़ जो मुझे बताई जा रही है ये इस ट्रिक के, उस ट्रिक के जो है वो ख़िलाफ़ जा रही है, तो ये गलत है। तो आपको ट्रिक क्या बताई जा रही है कि पूरे लीगल एथिक में वकील को आइडियल पर्सनैलिटी बनाकर पेश किया गया। अगर आइडियल पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई सवाल आता है आप कहेंगे ये सवाल गलत है। फिर ऐसा बना के पेश किया गया कि वो माशरे के लिए फ़ायदेमंद है। कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके ख़िलाफ़ आए, मसलन वो ये कहे, ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें वकील को वो करप्ट दिखा रहा है, या वकील को वो कहता है कि क्या नाम है, ये माशरे के साथ मिलकर लोगों को हरासा करता है, झूठे केस बनाता है, जानबूझ के लोगों को दावा करने की जो है तलकीन देता है, कानून तोड़ने की तलकीन देता है, या वकील कोई दूसरा वकालत के अलावा भी साइड बिजनेस कर सकता है, या वकील बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, या वकील दूसरे वकीलों के साथ इंसल्ट कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो वकील को नेगेटिव बना के पेश करेंगी, आप समझेंगे ये सवाल गलत है, मुझे इसका गलत जो है ना, ये गलत स्टेटमेंट दी है, ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। तो पूरे लीगल एथिक के अंदर वकील को आइडियल पर्सनैलिटी बनाकर पेश किया गया।
तो ये जहन में रख लेना, हर वो स्टेटमेंट, हर वो सवाल जो वकील को नेगेटिव की तरफ लेके जाए, उसके पेशे से हटा के लेके जाए, आप समझेंगे ये वाली बात गलत है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये। तो ये आपकी किताब का जो है ये चैप्टर नंबर 12 है। सवाल पूछा जा सकता है ये कहाँ से, कौन सा चैप्टर? आप कहेंगे चैप्टर 12। फिर पूछेगा आपसे, ये सवाल बनेंगे इसी तरीके से बनेंगे कि एडवोकेट की कितनी ड्यूटियां बयान की गई हैं चैप्टर 12 में? आप कहेंगे 4 ड्यूटियां बयान की गई हैं। ठीक है, पहली ड्यूटी ये कि एक एडवोकेट की बतौर एडवोकेट होने के नाते दूसरे एडवोकेट के साथ ड्यूटी, यानी एक वकील दूसरे वकीलों से कैसा रवैया रखेगा। दूसरी ड्यूटी कि एक वकील अपने क्लाइंट से कैसा रवैया रखेगा। तीसरी ड्यूटी, एक वकील अदालत से कैसा रवैया रखेगा। और चौथी ड्यूटी, एक वकील पूरी जनरल पब्लिक से कैसी ड्यूटी रखेगा, क्या कंडक्ट उससे रखेगा, क्या उन सबसे सलूक रखेगा। ठीक है, ये 4 तरह की ड्यूटीज चैप्टर 12 में बयान की गई हैं। अब दूसरा आपका जो अहम सवाल बनता है वो ये पूछ सकता है कि जो एक एडवोकेट की ड्यूटी एडवोकेट की तरफ बनती है वो कौन कौन से सेक्शन उसके अंदर आते हैं, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक ये ड्यूटी है। आप कहेंगे एडवोकेट की ड्यूटी एडवोकेट के साथ 134 से लेकर 144 तक जो है सेक्शन, रूल, ठीक है, रूल है यहाँ पे, सेक्शन नहीं रूल है। तो क्या 134 रूल से लेकर 144 रूल तक ड्यूटी बनती है एडवोकेट की एडवोकेट के साथ। और क्लाइंट के साथ कौन से रूल की ड्यूटी बनती है? 145 रूल से लेकर 158 रूल तक, 154 से लेकर 158 तक ड्यूटी जो है वो एक वकील की क्लाइंट के साथ बनती है इन रूल के तहत। फिर वकील की कोर्ट की तरफ जो ड्यूटी बनती है वो कौन से रूल के अंदर आती है? वो आप कहेंगे 159 से लेकर 167 तक, 159 से 167 तक। फिर वकील की पब्लिक की तरफ जो ड्यूटी आती है वो कौन से रूल के तहत आती है? तो आप कहेंगे पब्लिक की तरफ जो ड्यूटी आती है वो 168 से लेकर 175B तक आती है। ये पॉइंट अपने उस पर लिख लेना पेज पर। ठीक है, अब हम पहली ड्यूटी शुरू करते हैं वकील की, कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, कि दूसरे वकीलों के साथ जो है उसका रवैया वो कैसा होना चाहिए। ये सेक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार पीपीसी पढ़ा चुके, वो सेक्शन याद आ रही है। तो क्या रूल 134, ठीक है, रूल 134 हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपको वो इस तरीके से गलत सवाल बना के पेश करेगा, वो कहेगा सिर्फ एक वकील को अपने पेशे के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ उसकी डिग्निटी को, उसके वकार को, उसकी शान को कायम रखना चाहिए सिर्फ अपने पेशे के साथ। तो नहीं, सही क्या है? एक वकील को अपने पेशे के साथ भी और अपनी ज़ात के साथ भी, अपने जिस्म, क्योंकि वो वकील है, वो एक शख्स नहीं है। जब उसके पास डिग्री आ गई तो वो एक वकील हो गया, एक पर्सनैलिटी बन गया। ठीक है, तो उसको अपने आप का वकार भी देखना है कि मैं कोई ऐसे गलत काम ना करूं जिसकी बुनियाद पे मुझ पे उंगली उठे। जब मुझ पे उंगली उठेगी तो मुझ पे नहीं उठ रही बल्कि मेरे पेशे पे उंगली उठ रही है। ठीक है, तो पहली सेक्शन क्या बताती है 134 कि वो बताते हैं इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड ऑल टाइम द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, कि अपने प्रोफेशन की हर वक्त, ऑल टाइम, लफ्ज़ ऑल टाइम कीमती है। ठीक है, और उसका प्रोफेशन की, उसकी डिग्निटी और उसकी अपहोल्डिंग, ठीक है, हाई स्टैंडिंग की अपने पेशे के साथ, एज विल एज, ये बहुत अहम है, एज विल एज हिज ओन डिग्निटी, अपने आप की भी, एंड हाई स्टैंडिंग एज ए मेंबर देयर ऑफ, क्योंकि वो मेंबर है, बार कौंसिल का मेंबर है, वो एक वकील है, तो अपने पेशे की भी वकार और शान का ख्याल रखे और अपने आप की वकार और शान का ख्याल रखे। ये 134 ने बताया। अब स्टेटमेंट आप उसमें से ज़रूर पढ़ेंगे। अगली है हमारे पास 135। 135 ये कहती, इसमें लफ्ज़ आएगा शेल नॉट। ठीक है, शेल नॉट का लफ्ज़ आएगा तो आपका सवाल जो है ठीक है। अगर आता है शेल तो सवाल गलत है, ये आता है मे तब सवाल गलत है, मे नॉट आता है तब सवाल गलत है। असल लफ्ज़ क्या है? शेल नॉट। 135 में शेल नॉट का जिक्र है। तकरीबन जब भी वकील को रोका जाएगा ना, शेल नॉट से रोका जाएगा। ये भी एक टिप है आपकी। ठीक है, जब भी वकील को रोका जाएगा इस पूरे 12वें चैप्टर के अंदर तो उसको शेल नॉट से ही रोका जाएगा, और जब भी उसको काम करने का कहा जाएगा तो शेल के ज़रिए काम करने को कहा जाएगा, ये शुड के ज़रिए काम करने को कहा जाएगा। ठीक है, ये दूसरी टिप है
कि जब भी वकील को किसी काम से रोका जाएगा तो शैल नॉट कह के रोका जाएगा, मे नॉट कह के नहीं रोका जाएगा। और जब भी उसको किसी काम करने की इजाज़त दी जाएगी वो ज़्यादातर शुड बी के लफ्ज़ के साथ दी जाएगी कि शुड बी, ठीक है। मज़ीद थोड़ी बहुत स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं पे और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर मेजॉरिटी यानी 95+ हिस्से के अंदर यही बयान किया है। तो आप स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ेंगे हर एक की। 135 ये कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट। एक वकील शैल नॉट के साथ रोका, वो बिल्कुल नहीं करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा, ठीक है। 135 कहती है कि कोई वकील कोई पब्लिसिटी नहीं करेगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा कि आओ मेरे पास आओ, मैं फ़लाँ आपके काम कर दूंगा, इस काम की इतनी फ़ीस है, इस काम की इतनी फ़ीस है, ज़मानत की इतनी फ़ीस हो जाएगी, ट्रायल की इतनी फ़ीस लूँगा, इतना पैकेज दे रहा हूँ। ये वकील नहीं करता। आपको हर शोबे के अंदर एडवर्टाइजमेंट मिलेगी मगर वकील में नहीं मिलेगी। अकेडमीज़ में देखिए आप, टीचिंग की है, डॉक्टर्स की है, दुकानदारों की और तमाम शोबों की है, ठीक है। मगर वकील जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका पेशा ही बड़ा वक़ार वाला है और बड़ा बुलंद पेशा है। दूसरी, इसके अंदर आपको एक इजाज़त दे दी गई, यहाँ एडवर्टाइज से रोका मगर दूसरी तरफ एक इजाज़त दे दी गई कि हाँ वो वाले विजिटिंग कार्ड, नेम प्लेट्स या कोई ऐसी चीज़ कि जो उसकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को बताती हो वो उस पर लिख सकता है। अपने बोर्ड पे भी लिख सकता है, नेम प्लेट पे लिख सकता है, विजिटिंग कार्ड पे जो उसकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन बता रही है। जैसे वो कहता है LLB, उसके साथ वो कोई कहता है मैं MA भी हूँ, फिर बताता है मैं फ़लाँ मेरी डिग्री भी है, तो अपनी डिग्री से रिलेटेड। या ये भी बता सकता है कि मैं कौन सा केस करता हूँ, अपने केस की नोयत भी बता सकता है कि मैं फ़ौजदारी केस ही लड़ता हूँ। ये लिख सकता है कि मैं कंसल्टेंट हूँ फैमिली में भी, फ़ौजदारी में भी और सिविल में भी। इस तरह की बात तो बता सकता है मगर ये नहीं बता सकता कि मेरी तरफ आओ, लोगों को अपनी तरफ खींच नहीं सकता। 135 में तो शैल नॉट का लफ्ज़ कीमती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है 136 में भी शैल नॉट का जिक्र है और इसके अंदर क्या कहा गया, इसमें शैल नॉट कह के रोक दिया गया कि कोई भी वकील किसी अनलाइसेंस्ड, जिसके पास लाइसेंस वकालत का नहीं है, उस किसी भी शख्स को, यानी सिंपल वर्डिंग में एक वकील किसी गैर वकील को अपने पास एम्प्लॉय नहीं रख सकता या उसकी खिदमत हासिल नहीं कर सकता। देखो, उसको भी खिदमत नहीं दे सकता, यानी उसको ये नहीं कह सकता तुम मेरे पास केस लेकर आया करो और जो केस आएंगे उसमें से मैं तुम्हें आधे पैसे तुम्हें दूंगा, आधे खुद रखूंगा। या वो बंदा, वकील ये नहीं करेगा। या वो बंदा भी जो जिसके पास लाइसेंस नहीं, जो वकील नहीं है, वो भी वकील को हायर नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि फॉर एग्जांपल एक क्या नाम है, प्रॉपर्टी डीलर है, वो ये कहता है जी मैं 2 नंबर तरीके से या किसी भी तरीके से मैं कहना प्लाट वगैरह करता हूँ तो मैं आपके पास केस लेके आया करूँगा, तो आपने क्या करना है कि मेरी भी कमीशन रखना है, उसका भी कमीशन रखना है। यानी सिंपल वर्डिंग में एक वकील किसी गैर वकील को ना तो खिदमत देगा, ना उसकी खिदमत लेगा, ना उसको उजरत देगा, ना उजरत उससे लेगा, ना कोई पैसों का लेन देन उस पास पैसे बांटेगा कि क्लाइंट आया इसमें कमीशन तुम्हारा, जिसको टॉन्ट कहते हैं, ठीक है, कि वो जो पैसे लेकर आते हैं, जो होते हैं कि केस लेकर आते हैं कि मैं आपके केस लेकर आऊँगा, आप मुझे उसमें से पैसे देना, ये वाला काम रोका गया 136 के अंदर, ठीक है। एक और इसमें रोका गया कि एक वकील जो है वो एक अनलाइसेंस्ड पर्सन को ये इजाज़त नहीं देगा कि तुम अदालत में जाकर केस लड़ो। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स ने LLB कर ली, उसने लॉ गेट के पेपर दिए और उसका लॉ गेट का चांस अल्लाह ना करे ख़त्म हो गया और अब उसको लाइसेंस नहीं मिलना, तो वकील ये नहीं कहेगा तुम मेरे चैम्बर में बैठ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम आगे जाके केस लड़ लिया करो, किसी को क्या पता, LLB तो तुमने की हुई है। ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके लॉ गेट के चांस ख़त्म हो गए और वो वकील नहीं है, ठीक है। 137 में क्या कहा गया, इसमें भी शैल नॉट का जिक्र है, ठीक है। क्या इसमें शैल नॉट का जिक्र है कि वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में, एक वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में उसकी पार्टी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। 137 और 138 में ये फ़र्क आएगा कि 137 के अंदर जो है ना, वो वकील जो है
पार्टी वकील की गैर मौजूदगी के अंदर पार्टी से बात नहीं कर रहा, वकील की गैर मौजूदगी में पार्टी से जब बात नहीं करेगा तो 137 रूल है। जब वकील की गैर मौजूदगी में जज से या किसी लीगल ऑफिसर से जिसके पास केस चल रहा है उससे बात नहीं करेगा तो वो 138 में है, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर, ये याद रख लेना। तो 137 रूल के अंदर ये कहा गया कि एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट की गैर मौजूदगी में उसकी पार्टी से किसी भी तरह की केस को लेकर कोई किसी तरह की गुफ्तगू नहीं करेगा। मसलन कि एक वकील ने क्या किया, देखा कि हाँ ये मेरी पार्टी मुखालिफ पार्टी है, इसका वकील अभी नहीं आया, ये लोग भोले लोग हैं, इनसे मैं केस की इन्फॉर्मेशन कमज़ोरियाँ हासिल कर लूँ। तो भी वकील नहीं आया और उसने उसको बुलाया, हाँ भाई तुम्हारा क्या मामला हुआ था, किस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था, क्या, यानी उसकी कमज़ोरियाँ नहीं लेगा, तो उससे क्लाइंट से बात नहीं करेगा उस केस से रिलेटेड। हाँ बाकी बातें कर सकता है, दुनियावी बातें हो, केस से रिलेटेड नहीं करेगा। ये 137 ने कहा शेल नॉट से रोक दिया, ठीक है। तो शेल नॉट अहम है, ये शेल नॉट ही लीगल जो क्या नाम है इसके अंदर लॉ गेट के अंदर आए थे और शेल नॉट ने बहुत लोगों को जो है ना वो पजल किया था। तो इसलिए आपको ट्रिक बता दी गई कि वकील को जब भी रोका गया है यहाँ पर शेल नॉट से रोका गया, और जब इजाज़त दी तो शुड से इजाज़त दे दी है, मे से भी इजाज़त दी है, ठीक है, मगर ज़्यादातर शुड से इजाज़त दी जा गई है। 138 के अंदर क्या कहा गया कि एक वकील, यहाँ भी 138 में शेल नॉट से, कि एक वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी में, एक वकील दूसरे वकील की गैर मौजूदगी के अंदर, अपोजिट काउंसिल की गैर मौजूदगी में केस से रिलेटेड किसी मैटर पर, जो केस उन दोनों वकीलों के दरमियान चल रहा है, वो किसी मैटर पर या उसके मेरिट पर ना तो जज से बात करेगा, ना ही वो किसी उस लीगल ऑफिसर से बात करेगा कि जिसका ताल्लुक उसके साथ है, ठीक है। तो क्या कि वो जज से बात या लीगल ऑफिसर से बात नहीं करेगा जिसके पास केस पेंडिंग हो, ठीक है। प्लस ये भी कहा कि जब तक वो कोई रिटन स्टेटमेंट, रिटन कोई मैटर लिख कर अपोजिट काउंसिल को, मुखालिफ वकील को नहीं देगा तो उसी रिटन स्टेटमेंट के मुतालिक वो जज से बात नहीं करेगा, लीगल ऑफिसर से बात नहीं करेगा। एक और कीमती बड़ी बात, वो पूछ सकता है आपसे कि 138 का यही रूल वो एक्स पार्टी के ऊपर अप्लाई होता है कि ऐसा केस जो एक तरफा केस चल रहा हो, कि दूसरी पार्टी आ ही नहीं रही, दूसरी तरफ से जो पार्टी मुलजिम है या मुद्दई वो आ ही नहीं रहा, तो फिर क्या नाम है, ये केस उस पर अप्लाई होता है? आप कहेंगे नहीं, एक्स पार्टी के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता। प्लस ये रूल अप्लाई सब जुडिस प्रोसेस पे भी नहीं होता, यानी कि वो केस जो पेंडिंग ना हो, ठीक है, ऐसा केस जो पेंडिंग ना हो, जो अदालत में ना चल रहा हो, तो ये वाला रूल उस पर भी अप्लाई नहीं होता, और जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है उस पर भी अप्लाई नहीं होता। ये बड़ी अहम बात है। तो शेल नॉट बड़ा अहम है इसके अंदर, एक्स पार्टी वाला लफ्ज़ अहम है, और सब जुडिस वाला कि एक्स पार्टी और सब जुडिस प्रोसेस जो होते हैं उस पर ये अप्लाई नहीं होता। 139 है कि आपको ये कहा गया कि एक जो क्लाइंट है उसको हक दिया गया कि वो दूसरा वकील कर सकता है, ठीक है, कि वो क्या करे कि दूसरा वकील कर ले, ये क्लाइंट का हक है। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट ने एक वकील को किया, मगर वो चाहता है कि हाँ मैं दूसरा वकील भी साथ कर लूँ, तो उसको हक है कि वो दूसरा वकील कर सकता है। तो जो पहले वाला वकील है वो इसको अपने आप के ऊपर अपनी अना का मसला ना बनाए, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला ना बनाए। तो यहाँ पे वांट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला कहा गया कि वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ना समझा जाए कि हाँ इसने मेरा ऐसा क्यों किया है, इसने मुझ पर एतबार नहीं किया, उसको नज़रों में रख ले, उसके केस को हरवाने लग जाए, उससे दुश्मनियाँ निकालना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। तो हर क्लाइंट को हक है कि वो असिस्टेंट वकील कर सकता है, इसमें ये कहा गया। प्लस इसके अंदर एक और बात कहा गया कि शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज ए कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ द एडवोकेट फर्स्ट रिटेड आर पेड। ये वाली बात इसमें अहम 139 में, कि तब तक दूसरा वकील जो है वो तब तक उस क्लाइंट का केस ना ले अगर उसको पता है कि मेरे पहले वाले वकील किसने के ड्यूज़ देने हैं। तो वो क्या कहे कि पहले वाले वकील के ड्यूज़ पहले क्लियर करके आओ, कोई मामला उससे क्लियर करके आओ, फिर मेरे पास केस लेगा। तो उसमें दो बातें की गई। 140 के अंदर क्या नाम है, उसमें ये कहा गया कि भाई पार्टियां आपस के अंदर दुश्मन हैं एक दूसरे की, वकील वकील दुश्मन नहीं है, वकील वकील तो भाई हैं, ठीक है।
वो तो आपस में भाई हैं। जिस टाइम वो अदालत कमरा अदालत में इंटर होते हैं, जज साहब के सामने वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो क्लैशेस करते हैं। वो भी इसलिए कि पार्टी का मामला लेकर, उनके मफाद को लेकर आपस में वकीलों की कोई दुश्मनी नहीं है। तो उसमें क्या कहा कि पार्टी लिटिगेंट हैं मगर वकील नहीं है। तो इसमें यह कहा गया कि कोई भी वकील अपने ज़ाती मामलात को केस के अंदर ना आने दे। ठीक है, कोई भी वकील अपने ज़ाती मामलात को केस के अंदर ना आने दे, हर तरीके के ज़ाती मामलात को वो दूर रखे। ठीक है, और ये कि ये मामला उनकी पार्टियों का है, तुम्हारा नहीं है कि तुम आपस में लड़ने झगड़ने लग जाओ। बल्कि तुम क्या करो कि वकील की तो ड्यूटी है कि सिर्फ ऑन दी मेरिट, जो सबूत उसके हाथ के अंदर है उसको लेके बात करे, उसको गलत बयानी से बयान ना करे। बस ये ना करे कि मैंने किसी तरीके से जीत जाना, ये वाला ना करे। तो इसमें ये बात सिखाई गई है। और कोई ऐसा काम ना करे, एक और इसमें यह कहा गया कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे केस डिले होता हो। पर्सनल दुश्मनी की बुनियाद पर ऐसा ना करे, केस को डिले करना शुरू कर दे, केस को ख़राब करना शुरू कर दे, केस को इस तरीके की रुख पे ले जाए कि केस का मतलब ही बदल जाए, ये ना करे। 140 कहता है। 141 ये कहता है कि डिवीज़न ऑफ फीस ना हो। ठीक है, नो डिवीज़न ऑफ फीस इन लीगल सर्विस। तो 141 रूल कहता है कि वकील आपस में फीसें ना बांटा करें। फॉर एग्जांपल, एक केस आया और उसने क्या कहा, अच्छा ये केस मेरा कोई जानने वाला है, आधे पैसे मैं रखूँगा आधे तुम रखोगे, या इस तरह के ठीक है इसके केस में जो इसको पार्टी को कोई मफाद हासिल हुआ उस मफाद को आधा मैं रखूँगा, इतने % मैं रखूँगा, इतना तुम रखोगे, ये ना करे। हाँ, इसमें एक इजाज़त दी गई, वो ये कि अगर वो कोई लॉ फर्म है, एक ही दफ्तर में रहते हैं, या उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट ऐसा है कि जिसके तौर के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ कि जब भी हमारे पास क्लाइंट आएगा तो आधे पैसे इतने % मैं रखूँगा, इतने % तुम रखोगे, तब इजाज़त है। ठीक है, तो 141 में क्या कहा गया कि अगर तो एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, उनके दरमियान किसी भी तरह का, तब तो वो पैसे नहीं रख सकता। तो आपको क्या लफ्ज़ आ जाए, एग्रीमेंट है तब भी वो नहीं रख सकता, आपसे पूछ सकता, फिर नहीं एग्रीमेंट है तो रख सकता है। वैसे डिवीज़न ऑफ फीस नहीं किया। 142 उसके अंदर ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट रोल है उसके अंदर एडवोकेट जनरल भी है, अटॉर्नी जनरल भी है, इनसे रिलेटेड यानी ये कहा गया कि जो रोल बना दिए गए हैं प्रेसिडेंट के, ठीक है, उनका पास रखा जाए। जो रूल इस्टेब्लिश हो गए इन रोल के मुताबिक, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन क्या है, आप बस इस याद रखना कि एक दिन भी अगर कोई आपसे सीनियर है तो आपका सीनियर ही कहलाता है। ठीक है, तो उसमें रोल की पासदारी के बारे में बताया कि रोल का आपने ख्याल रखना है कि जो प्रेसिडेंट जो है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल यूसेज के ज़रिए से आए या प्रैक्टिस के ज़रिए हों। ठीक है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी एडवोकेट टू मेंटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाय द बार काउंसिल। कि जो बार काउंसिल ने जो रोल जो है दिए हैं, ठीक है, जिस तरीके के उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल जो इन रूल सिंपल वर्डिंग के अंदर उन्होंने जो अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं इनरूलमेंट की लिहाज से, उनकी पासदारी की जाए। 143 बड़ा अहम है। इसमें यह कहा गया कि जो जूनियर वकील हो या यंगर वकील हो, ठीक है, जूनियर और यंगर में फ़र्क है। हो सकता है कि आप सीनियर हैं, ठीक है, मगर दूसरा जो जूनियर आया है वो उम्र में आपसे बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, हर वो वकील जो जूनियर हो और उम्र में छोटा हो तो वो अपने से सीनियर वकील प्लस अपने से बुज़ुर्ग वकील की इज़्ज़त और एहतराम करेगा। तो लफ्ज़ क्या है, जूनियर और प्लस यंगर। ठीक है, यंगर का लफ्ज़ है, सिर्फ जूनियर नहीं, यंगर भी साथ है कि छोटी उम्र वाला भी, जूनियर वकील भी और छोटी उम्र वाला भी अपने से सीनियर का और अपने से बड़ी उम्र का जो वकील होगा उसका एहतराम करेगा। ये ड्यूटी प्लस, अगर कहते सिर्फ यही ड्यूटी है 143 में, नहीं, अगली ड्यूटी सीनियर की भी बताई गई है कि सीनियर को क्या चाहिए कि वो अपने जो जूनियर हैं या अपने से छोटी उम्र के जो यंग वकील हैं उन वकीलों के साथ प्यार, मोहब्बत, शफकत का जो है सलूक रखे, प्लस उनके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो दो ड्यूटी हैं इसके अंदर कि जो जूनियर होंगे और यंगर होंगे वो रिस्पेक्टफुल होंगे, लफ्ज़ रिस्पेक्टफुल आएगा इसके अंदर। ठीक है, और जो सीनियर होंगे वो कोर्टिस होंगे और उसके साथ साथ वो हेल्पफुल होंगे यंगर के लिए
और जूनियर्स के लिए। तो यहाँ पे जूनियर और यंगर का लफ्ज़ बड़ा अहम है। आगे 144, इसमें यह बताया गया कि अगर एक केस को काफ़ी सारे वकील लीड कर रहे हैं, एक ही केस उसमें काफ़ी वकील आ गए, तो पहला हक जो लीड करने का, केस को आगे बढ़ाने का, लीड करने का जो है वो किसको है? वो सीनियर मेंबर को है, कि सीनियर जो वकील होगा वो केस को आगे लीड करेगा। उसके बाद फिर जो जूनियर्स होंगे वो उसकी सिर्फ असिस्ट करेंगे। ठीक है, लफ्ज़ है असिस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो असिस्ट का लफ्ज़ बड़ा अहम है कि वो उसकी असिस्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे। हाँ, यहाँ आपसे पूछ सकता है इसके अंदर कि अगर सीनियर खुद इजाज़त दे दे जूनियर को कि आप केस को लीड करो, तब भी वो नहीं करेगा? आप कहेंगे तब कर सकता है, अगर खुद सीनियर जो इजाज़त दे तब वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। हमारा अब कहाँ तक ख़त्म हो गया? 134 से लेकर 144 तक जो ड्यूटी थी हमारी वकील की, वकील के साथ, वो ख़त्म हो गई। अब हमारी शुरू हो चुकी है 145 से 158 तक। 145 से 158 तक एक वकील की अपने क्लाइंट के साथ क्या क्या ड्यूटी होती है। हम पहले 145 पढ़ते हैं। 145 में शेल नॉट के ज़रिए रोक दिया गया। शेल नॉट बड़ा अहम है। ठीक है, उसने कहा कोई ऐसा काम वकील नहीं करेगा जो उसकी पार्टी के मफाद के ख़िलाफ़ चला जाएगा। ठीक है, शेल नॉट, मे नॉट नहीं, शेल नॉट के ज़रिए से। ठीक है, वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, क्लाइंट का इंटरेस्ट भी हो सकता है। आपको यहाँ पे पूछ सकता है सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के मुखालिफ वो काम नहीं करेगा, आप कहेंगे नहीं, उसके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ भी, अगर उसके कोई मफाद के ख़िलाफ़, उसकी जायदाद के ख़िलाफ़, उसके किसी भी मामले के ख़िलाफ़ कोई मामला जाता है, तो वकील ऐसे मामले को नहीं करेगा, ऐसे मामले को हाथ में नहीं लेगा जो उसकी पार्टी के मामले को ख़राब कर जाता हो। 146 के अंदर क्या कहा गया? उसमें यह कहा गया कि अगर कोई वकील है, उसने फीस ना भी ली हो, मगर उसने किसी क्लाइंट को मशवरा दिया हो, ठीक है, या उसके केस को लीड किया हो। फॉर एग्जांपल, वकील के पास एक क्लाइंट केस ले आया और उसने, क्लाइंट ने आकर उसको केस सारा समझा दिया, अपने सारे राज उसको दे दिए कि ये वाले राज हैं। तो अब वकील ये नहीं करेगा कि उसने फ़ीस नहीं दी तो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के हाँ मुझे इसके राज पता हैं, मैं इसकी कमज़ोरियाँ जानता हूँ, मुझे केस दो। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा, ये इसके वकार के ख़िलाफ़ बात है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शेल नॉट के साथ जो है रोक दिया गया कि एडवोकेट शेल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एड्रेस टू द क्लाइंट और फॉर मेन क्लाइंट रिलेटिंग टू द मैटर इन रेफरेंस टू विच he has obtained confidential information by reason of or in the course of his employment, कि उसने किसी भी तरीके से उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले ली हो, उसके कोई राज ले लिए हो या उसको मशवरा दे दिया हो, बेशक फ़ीस ली हो या ना ली हो, मगर अब भी वो उसका क्लाइंट मानना जा रहा है। तो उसके क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट के फिर मुखालिफ कोई पार्टी अगर आ जाए कि हाँ आपने इस फलां क्लाइंट, ये बंदा जो आपके पास से होकर गया है, इसने यही तो मेरा मुखालिफ है, मैं इस पर केस करना चाहता हूँ, उसने आपको फ़ीस दी है, वकील साहब कहें मुझे तो फ़ीस नहीं दी, तो वो कहे ठीक है आपको ये राज दे के गया, वो कहेगा हाँ राज दे के गया, तो आप ये करें कि मेरा केस ले लें, मैं आपको डबल पैसे देता हूँ ताकि इसको राज हमारे पास आ गया, अब हम केस जीत जाएंगे। वकील ऐसी बात नहीं करेगा। 147 में क्या कहा गया? बड़ा अहम है, यहाँ पर भी शेल नॉट से रोका गया कि जब भी वकील कोई केस हाथ में लेगा तो वो सबसे पहले मुखालिफ पार्टी से अगर उसका कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है, तो वो बता देगा। मसलन एक वकील के पास एक बंदा केस लेकर आया और जिसका केस लेकर आया है वो वकील का दोस्त है या वकील का कज़न है, तो पहले वकील की ड्यूटी बनती 147 के तहत कि वो उस केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, शेल नॉट एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? उसको अपना रिश्ता बताएगा, भाई जिसके खिलाफ तुम केस लेकर आए हो ये मेरा दोस्त लगता है, कज़न लगता है, रिश्तेदार लगता है, मेरे से क्या ताल्लुक़ है, ये बताएगा। 148 है, बड़ा अहम है, यहाँ पे भी शेल नॉट से रोका गया कि एन एडवोकेट शेल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेगा, दोनों पार्टियों से नहीं मिल जाएगा। ठीक है, यानी कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को वो नहीं करेगा। ये बहुत अहम है कि ये ना हो कि ऐसा ताल्लुक़ कायम कर ले कि पार्टी के मफाद को ही ख़त्म करके रख दे, यानी सिंपल वर्डिंग में दो पार्टियों के साथ नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे 149 के अंदर क्या कहा गया? 149 में ये कहा गया
कि अगर कोई वकील किसी उसका क्लाइंट है, उस क्लाइंट की कोई जायदाद है और वो जायदाद जो है वो या तो सेल की जा रही हो, कुर्की हो गई हो, ठीक है, नीलामी उसकी हो रही हो, बोली लग रही हो उस जायदाद की, तो वकील ये नहीं देखेगा कि हाँ ये जायदाद मेरे क्लाइंट की है और यहाँ से मैं क्या नाम है ये इस जायदाद में मैं भी बोली लगा लूँ, इसको मैं ख़रीद लूँ। सिंपल वर्डिंग में इस रूल के अंदर ये बताया गया 149 रूल में कि कोई वकील इसका क्लाइंट की अगर कोई जायदाद बिक रही है नीलामी के तौर पर जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, ठीक है, आम हालात में अगर अपनी कोई जायदाद बेचना चाहता है फिर तो वकील ले सकता है, ठीक है, मगर ये नहीं कि उसका केस उसके पास चल रहा था और जिस जायदाद का केस चल रहा था वही जायदाद वो हार गया या उसी जायदाद से रिलेटेड वो नीलामी हो रही है, उसकी कोई बोली लग रही है, तो वकील उस जायदाद को नहीं खरीदेगा। या ये भी नहीं करेगा कि ठीक है तुमने मेरी फ़ीस देनी थी, अब ये जायदाद जो है ये मैं तुम्हारी फ़ीस के बदले रख रहा हूँ, ठीक है, ये भी नहीं करेगा, इन ल्यू ऑफ फीस भी नहीं करेगा। 150 जो रूल है वो क्या कहता है कि एक एडवोकेट अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को वकील की जायदाद या वकील की प्रॉपर्टी के साथ जो है कमिंगलिंग नहीं करेगा, कमिंगलिंग नहीं करेगा, मिलाएगा नहीं, मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो एक वकील क्या अपने क्लाइंट की जायदाद के साथ अपनी जायदाद को, अपनी प्रॉपर्टी को मिक्स नहीं करेगा, धोखाधड़ी नहीं करेगा कि ठीक है कि मैं इसकी प्रॉपर्टी को, इसके माल को अपने माल के साथ मिक्स कर दूं, कि धोखाधड़ी कर लूं, ऐसा नहीं करेगा वो, इसमें रोका गया। 151 के अंदर क्या कहा गया, ठीक है जी भी है टाइम, 151 में ये कहा गया कि जब तक कोई वकील को हायर ना करे, वकील को एम्प्लॉय ना करे, वकील को कर ना ले, जब तक कोई पार्टी उसको ना करे, वो किसी भी बंदे को किसी दावे का या किसी दिफा का, ठीक है, वो कोई मशवरा ना दे, किसी तरह की प्रोसिक्यूशन का मशवरा ना दे, किसी तरह का डिफेंस का मसला उसको मशवरा ना दे। यहाँ पे भी शेल नॉट से रोका गया। 150 जो ऊपर है कि वो मिक्स नहीं करेगा अपनी जायदाद को और क्लाइंट के जायदाद को, यहाँ भी शेल नॉट से रोका गया। और जो यहाँ पे कहा गया कि उसकी जायदाद नहीं खरीदेगा, ये भी शेल नॉट से रोका गया, ठीक है। तो सब कुछ शेल नॉट से रोका गया है। तो यहाँ पे भी शेल नॉट से रोका गया कि वकील जब तक के उसको कोई बंदा बतौर वकील हायर ना कर ले, तब तक वो ना तो उसको दावे का मशवरा देगा, ना दिफा का मशवरा देगा कि तुम इस तरह नहीं इस तरह कर लो, इस तरह नहीं इस तरह कर लो। ये चीज़ वकील के म्यार के ख़िलाफ़ है, उसके वक़ार के ख़िलाफ़ से रोका गया। हाँ, जब वो तुम्हें प्रॉपर तौर पर हायर कर ले, आपकी फ़ीस तय हो जाए, तब आप क्या नाम है उसको मशवरा दे सकते हैं। हाँ, ज़रूरी भी नहीं कि आप फ़ीस ही तय करने के बाद मशवरा दें। आपको कोई दोस्त है, अहबाब है, कोई गरीब है, वो आपके पास आता है, तो आप कोशिश ये करें कि उस गरीब का जो है वो आप मुफ्त केस लड़ दें। कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, किसी का कोई भला हो जाएगा, ये क़यामत के दिन भी भला मिलेगा और अब भी भला मिलेगा। 152 रूल आपको क्या कहता है, कोई भी वकील, यहाँ भी शेल नॉट से रोका गया, किसी भी शख्स को एडवाइस नहीं करेगा कि तुम कानून की खिलाफ वर्जी करो, ठीक है। और कोई भी वकील ऐसी एडवाइस नहीं करेगा कि तुम ये वाला कानून तोड़ दो, इस कानून की खिलाफ वर्जी करो। मगर यहाँ पे एक और चीज़ बड़ा है, दिस रूल शेल नॉट अप्लाई टू एडवाइस। मगर यही वाला रूल शेल नॉट से कहा कि अप्लाई नहीं होगा। देखो ये रूल बड़ा कीमती है। इसमें एक जगह शेल नॉट से रोका गया कि तुम उसको कानून की खिलाफ वर्जी से नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करने दोगे। दूसरी जगह कहा गया, दूसरी जगह क्या कहा गया कि उसमें यह कहा गया कि एक वकील जो है वो गुड फेथ के अंदर अच्छी नीयत के साथ को ये कहना चाहे कि ये कानून है इनवैलिड हो चुका है, ये कानून अब नहीं रहा, ये तो कह सकता है। ये नहीं कह सकता एक कानून इन्फोर्स भी हो, लागू भी हो, वो चल भी रहा हो, कहे कि इस कानून को तोड़ दो, कोई मसला नहीं, मैं बैठा हूँ, ये नहीं। गुड फेथ के साथ 152 में ये आपको उलझा के पूछ सकता है कि क्या वो इनवैलिड कानून को भी जो है उसकी वायलेशन का हुक्म नहीं देगा। नहीं, गुड फेथ के साथ जो इनवैलिड जो लॉ है कि वो कानून अब नहीं रहा, उसके बारे में कह देगा ये कानून नहीं रहा, ये कानून इनवैलिड हो चुका है, ये कह सकता है। 152 बड़ा अहम है। 153 है,
वकील जो है अपना ज़ाती नज़रिया ना रखे कि मेरा क्लाइंट बेगुनाह है या गुनाहगार है। उसको देखने में ये लग रहा है कि मेरा क्लाइंट तो जो है ये वाकई इसने कोई जुर्म किया होगा। अपने ज़ाती नज़रिए को बुनियाद बनाकर उस क्लाइंट के मफाद के साथ, उसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ वकील ना खेले, ठीक है। उसका दिफ़ा करे, जितना हो सके उसका दिफ़ा करे, ठीक है। अपने ज़ाती मफाद को साइड पे रख दे, वो सबूत को देखे, लॉजिक को देखे, हालात को देखे, सर्कमस्टेंसेस को देखे, पूरी डीप में जाए, फिर फैसला करे कि हाँ ये क्या है। सिर्फ सस्पेक्शन सर्कमस्टेंसेस की बेस के ऊपर वो ऐसा ना करे, ठीक है। 154 क्या कहता है कि अगर जो है, ये बड़ा अहम है कि फ़ीस तय करते वक्त कौन कौन से रूल का ख्याल रखना चाहिए। एक वकील जब एक केस की फ़ीस तय करता है वो कौन कौन से रूल का ख्याल रखे। सबसे पहले तो वो ये देखे कि जो ये मेरा केस है इस पे दूसरे वकील कितना पैसा लेते हैं, कितनी फ़ीस लेते हैं। दूसरा, इस केस में मेरी कितनी एनर्जी, कितना टाइम खर्च होगा। इस केस को जब मैं करूँगा तो मैं बाकी कितने केसों पे मेरा असर पड़ेगा कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊँगा। इस केस में मेरी कितनी मेहनत लगेगी, कितनी स्किल लगेगी, ठीक है, मेरी कितनी महारत लगेगी। इस केस में मुझे किस हद तक रातों को काम करना पड़ेगा। ये तमाम हालात देखकर फिर जाके वो फ़ीस तय करे, ठीक है। मगर इसके अंदर ये बात कह दी गई कि ये कोई जनरल रूल नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। आपको 154 में कह सकता है कि जो ये बातें बताई गई इसमें ये स्ट्रिक्ट रूल है, आप कहेंगे नहीं, खुद उसने कह दिया स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, तो सिर्फ आपको गाइडलाइन के तौर पे बताया गया कि ऐसा कर लें, फ़ीस तय करते हो। प्लस यहाँ पे एक बात की गई कि एक वकील दूसरे भाई वकील को कोई केस देता, रिक्वेस्ट करता कि ये मेरा पर्सनल केस है, ये मेरा कोई ताल्लुक़ वाला केस है, तो वकील को यहाँ पे मशवरा दिया गया कि उस केस में वो उस क्लाइंट को रिलीफ दे, उसकी फ़ीस कुछ ना कुछ हद तक छोड़ दे, चाहे तो माफ़ भी कर दे। और एक सबसे कीमती बात यहाँ पे की गई कि एक वकील की बेवा है या उसके यतीम बच्चे हैं तो उनका केस कोई भी दूसरा वकील भाई उसके पैसे ना ले, उसको मुफ्त करे। क्यों? कि वो आपकी भी बहन है, आपकी भाभी है, आपके वकील भाई की बीवी है, ठीक है। तो उसकी बीवी के लिए यहाँ पे रिलीफ दिया गया कि उसकी बीवी से पैसे वकील नहीं लेंगे। आगे है आपका 155, उसमें यह कहा गया कि जब एक वकील फ़ीस तय कर ले, तय करने के बाद बस अब उसकी वो फ़ीस है, उसके बाद फ़ीसें वगैरह ना मांगे या दावे करना ना शुरू कर दे कि हाँ मेरी इसके पास फ़लाँ फ़ीस रहती है, इसने मुझे फ़लाँ नहीं किया फ़लाँ। तो बेहतर ही क्या कहा गया उसके अंदर कि ये आप जब कोई केस हैंडल करें तो क्लियर कट फ़ीस की बात करें कि मेरी इतनी फ़ीस है जी, फिर उसी टाइम तय कर लें। ये ना करें कि अच्छा देखा जाएगा, चलो आप केस तो मुझे दे जाओ, देखा जाएगा भी, आप मुझे 5-10 हज़ार दे के जा रहे हो, बाद में तय कर लेंगे। ये ना करें, क्योंकि इस तरह करेगा तो फिर बाद में वो दावे करता फिरेगा। ये वकील के मेयार के, उसकी शान के ख़िलाफ़ है कि वो फ़ीसों के मामले में दावे करे, इससे यहाँ पे रोका गया, ठीक है। तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ होता है। 156 के अंदर क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया जिस हद तक वो अपने क्लाइंट को बचा सकता है, अपनी पूरी स्किल लगा दे, पूरी मेहनत लगा दे, जान लड़ा दे केस में, और अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ करे। और जहाँ पर उसको ये शक पैदा हो जाए कि पता नहीं मेरा क्लाइंट ने ये काम किया है, ये नहीं किया, तो अपने ज़ाती शक की बुनियाद को यहाँ पे भी नहीं लेके आएगा, पीछे भी रोक कर यहाँ भी नहीं लेके आएगा। तो क्या अपने क्लाइंट की खातिर हर तरीके को इस्तेमाल कर सकता है, मगर, ठीक है, फिर कह रहा हूँ मगर वो तरीका जायज़ हो, साफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ ना हो, कानून की खिलाफ वर्जी ना करता हो। हर लीगल जो मीन है, हर लीगल जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके वो क्या करे, डट जाए, ठीक है। प्लस इसमें एक और बात की गई, वो ये कि माशरे से ना डरे, किसी पॉलिटिकल लीडर से ना डरे, माशरे में ये ना करे कि मैं इस बंदे का मैं केस लड़ रहा हूँ तो मैं माशरे के अंदर मैं डिग्रेस हो जाऊँगा, मेरी पॉपुलैरिटी पे असर पड़ेगा। नहीं, वो आपका क्लाइंट है, आपने माशरे को नहीं देखा, अपने क्लाइंट के मफाद को देखना है। बेशक माशरे के अंदर आपकी बदनामी हो जाए या माशरे में आपकी इज़्ज़त कम हो जाए, इसकी परवाह ना करें। वह तो इज़्ज़ो मंतशा, वह तो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला, वो ज़िल्लत देने वाला। आपने सिर्फ अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, प्लस और अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ओबे द वॉइस ऑफ हिज ओन कॉन्शियस एंड नॉट दैट ऑफ हिज क्लाइंट,
कि क्लाइंट की तरफ नहीं देखना कि क्लाइंट क्या है क्या नहीं, अपने ज़मीर की कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा क्लाइंट हक पे है तो मैं उसका लड़ूँ। इसके बाद आगे कहा गया 157 के ऊपर बड़ा अहम है कि एक वकील जो है वो किसी क्लाइंट का गवाह ना बने, किसी केस में गवाह ना बने। हाँ, मास इस छोटे मोटे केस में इजाज़त दी है कि अगर कोई अटेस्टेशन का मामला हो या कस्टडी का मामला हो, ठीक है, इस तरह के जो मामले हों उसके अंदर तो वो कर सकता है, मगर कोशिश ये करे कि किसी मामले के अंदर वकील खुद गवाह ना बने। और अगर वो किसी केस के मामले में खुद गवाह है तो फिर वो केस को छोड़ दे, क्या कहे कि मैं इस केस के अंदर गवाह हूँ तो मैं बतौर वकील इस केस को नहीं लूँगा, ये केस दूसरे वकील को देते हैं और मैं तुम्हारा इसके अंदर गवाह बनता हूँ। मगर कोशिश ये करेगा कि वकील गवाह ना बने, 157 कहता है। 158 बड़ा अहम है, वो ये कहता है कि अगर कोई दूसरी पार्टी, दूसरा वकील कोई मजबूरी की बुनियाद पर पेशी लेना चाहे और वो पेशी जो है वो आपकी केस पर असर नहीं डाल रही और आपके केस के खिलाफ नहीं जा रही और आपका कोई नुकसान केस का नहीं हो रहा, ठीक है, शर्तें ये है आपके केस के खिलाफ नहीं है, आपके केस पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आपके क्लाइंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और दूसरे वकील की वाकई मजबूरी है और वो पेशी लेना चाहता है, एडजॉर्न करना चाहता है कि मैं आगे कोई केस की पेशी ले लूँ, तो अब आप उस वकील के साथ कोऑपरेट करेंगे कि हाँ पेशी ले लें, ये नहीं कि ज़िद पे अड़ के खड़े हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक और बात ये की गई कि किसी क्लाइंट का ये हक नहीं है कि वो वकील को ये कहे जी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तुम ये करो। वकील वकील है, उसको नहीं कोई कहने वाला नहीं कि आप इस तरह नहीं तो इस तरह करो। क्या आप डॉक्टर को दवाई लिखते वक्त ये कहते हो डॉक्टर साहब कौन सी दवाई लिख रहे हैं, मुझे टाइफाइड हुआ, वो डॉक्टर साहब कहते हैं जी मैं आपको सेप्रोफ्लॉक्सासिन लिख के दे रहा हूँ, नहीं नहीं ये नहीं आप लिख के दें, मुझे नोविडेट वाली जो लिख के दें, नहीं, वो डॉक्टर उसको पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो वकील को जो है क्लाइंट नहीं समझाएगा तो ये उसका राइट नहीं है क्लाइंट का कि वो ये कहे कि ठीक है जी आपने ये काम क्यों किया, पेशी तुमने क्यों ले ली, मेरा केस तुमने ये किया। अगर केस पे असर नहीं पड़ रहा है ये मुझे पता है, ठीक है, आपका केस मेन काम है आपका केस जीतना, आपको केस को डिफेंड करना, बल्कि जीतना भी नहीं, केस को आगे पेश करना, जीतना ना जीतना आपका नसीब और जज के ऊपर वो है, ठीक है, मेरा काम सिर्फ डिफेंड करना आपको। हमारा अब यहाँ पर जो ड्यूटी क्लाइंट की थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो क्योंकि अब 42 मिनट की वीडियो हो चुकी है, चलो एक ही वीडियो में कर लेते हैं, आगे जल्दी जल्दी करते हैं कि अब आया ड्यूटी टू दी कोर्ट। कोर्ट की तरफ वकील की क्या ड्यूटी होती है, 159 से 167 तक है। पहली ड्यूटी 159 कहता है कि कोर्ट का एहतराम करे, जज के खिलाफ कोई बात ना करे, कोर्ट का तकद्दुस वो ख्याल करे कि कोर्ट है ये जज है मैं इसका एहतराम करूं, ठीक है। मगर हाँ अगर जज कोई ऐसे ग्राउंड उसको मिलते हैं, 159 के अंदर ये भी आपको इजाज़त दे दी कि कोई उसको ऐसा ग्राउंड मिलता है कि जज जो है वो बाय मिस्टेक या किसी भी तरीके से वो हक पे नहीं है और वो खिलाफ जा रहा है ला के या किसी चीज़ के, तब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। 159 कहता है। 160 कहता है कि कोई भी वकील शेल नॉट से यहाँ पे रोक दिया गया, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर जो है, लीगल प्रोसेस के अंदर, सर्विस ऑफ प्रोसेस के अंदर अवॉइड उसको ना करे। यानी कोई सम्मन वगैरह जारी हुआ है तो वकील ये ना करे कि क्लाइंट को या किसी को मशवरा दे कि तुम हाजिर ना हो, ये इस गवाही में तुम गवाह ना बनो, और उस सम्मन की खिलाफ वर्जी करवाए, किसी अदालती प्रोसीडिंग की खिलाफ वर्जी करवाए। वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। शेल नॉट से यहाँ पे रोका गया कि वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर ऐसा नहीं करेगा या किसी गवाह को की गवाही को नहीं रोकेगा कि तुम गवाह नहीं करो या तुम भाग जाओ यहाँ से, इस तरह काम नहीं करेगा। 100 जो क्या नाम है 61, वो यहाँ पे क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि वकील जो है, यहाँ पे भी शेल नॉट से रोका गया कि वो मिसकोट नहीं करेगा जज को उसके जो विटनेस ने, उसके जो क्लाइंट ने जो बयान वगैरह दिए हैं, उसके केस में जो बयान हुए हैं, उन बयानों को हू बहू जो उसके क्लाइंट ने या विटनेसेस ने दिए हैं, उन बयानों को वो क्या करेगा, हू बहू वैसे ही जज के सामने आर्गू करेगा कि उन्होंने ये बयान दिया। ये नहीं कि विटनेस ने कोई और बयान दिया हो और जज को कोई और बयान बनाकर वो सुना रहा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। प्लस यहाँ पे ये भी नहीं करेगा कि किताब कोई लीगल कोई ऐसी बुक है उसका हवाला बतौर अपने केस में पेश कर रहा है,
किताब कुछ और मायनों में कह रही है, वो किसी और मायनों में कह रहा है, तो मिसकोट करके किताब के हवाले को पेश नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किताब के हवाले को भी मिसकोट करने से रोका गया, शैल नॉट से, और अपने जो गवाह हैं उनकी कोई स्टेटमेंट हो तो उनको भी रद्दो बदल करके जो है पेश करने से रोका गया। 162 बड़ा अहम है, वो ये यहाँ पे कहा गया कि किसी भी जज को कोई वकील प्राइवेट तौर के ऊपर जो है वो उसको पार्टी ना दे, उसके घरों पे तोहफे ना भेजे, उसके बीवी बच्चों के पास कोई गिफ्ट ना भेजे, उनसे कोई ज़ाती ताल्लुकात कायम ना करे, जिसके ऊपर ख़ास तौर पे तब जब उसका केस उसकी अदालत में चल रहा हो। ठीक है, ख़ास तौर पे तब, वैसे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि किसी जजों को इस बुनियाद के ऊपर वो उससे दोस्ती करता है कि लोग देखें कि देखो इसके इस जज से जो है ताल्लुक़ हैं और जिन जिन के केसेस इस जज की अदालत में लगे होंगे वो सारे मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा वकील को रोक दिया गया कि वो नहीं करेगा। और यहाँ पे एक बात कह दी गई कि वकील का बार और बेंच का जो है वो ताल्लुक़ एक आइडियल होना चाहिए, एक क्लियर ताल्लुक़ होना चाहिए, साफ ताल्लुक़, सिर्फ केस की हद तक। वो आपका जज है, आप वकील हैं, वो आप जज को असिस्ट करते हैं, जज की मदद करते हैं, उसको बताते हैं कि ये केस है। जज खुद तो नहीं कर रहा ना केस को, वकील ही आर्गो कर रहे हैं, उन दोनों के आर्गो को सुन के फिर जज फैसले पे आता है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ एक आइडियल रिलेशन कायम करें। 163 बड़ा कीमती पेपर में अक्सर आता है कि जो सरकारी वकील होता है, ठीक है, जो यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है, उसकी क्या लीगल ड्यूटी उसको सज़ा दिलवाना है, कन्विक्ट करना है? आप कहेंगे नहीं। जो प्रोसिक्यूशन का वकील होता है, जो मुद्दई का वकील होता है, यानी जो मुद्दई वकील जो होता है, सरकारी नहीं, मुद्दई वकील, प्रोसिक्यूशन मुद्दई वकील जो है, ये सरकारी भी हो सकता है अगर वो फौजदारी केस हो तो, ठीक है, वरना प्रोसिक्यूशन यानी मुद्दई का वकील जो होगा, वो उसका काम ये नहीं है कि वो मुल्ज़िम को जो है वो सज़ा दिलवा के हटे, उसकी ये ड्यूटी नहीं है, बल्कि वो क्या, वो इंसाफ करे। ठीक है, वो जस्टिस को कायम करे। ठीक है, वो उसको सिर्फ उसका काम ये नहीं कि उसको वो क्या नाम है, उसको सज़ा दिलवाए। 164 में ये कहता है कि अगर कोई केस पेंडिंग है, अदालत के अंदर कोई केस पेंडिंग है, तो कोई भी वकील उस पेंडिंग केस के मुताल्लिक कभी भी किसी न्यूज़पेपर को, कभी भी किसी पब्लिक को, कभी भी किसी बात को उसको पब्लिश ना करे। जिस तरह आजकल फेसबुक हैं, व्हाट्सअप हैं, ट्विटर हैं, उस पर लेके केस चल रहा है, उसके बारे में आप बातें करना शुरू कर दें, मेरे पास फ़लाँ केस आया हुआ है, उसके अंदर फ़लाँ मुल्ज़िम ने ये कहा, ये उस केस के मेरिट के ख़िलाफ़, उस केस के जो उस पर जो फैसला होना है उसकी राह में रुकावट पेश करता से रोका गया। ठीक है, फिर 165 में ये रोका गया कि यहाँ पर कि एक जज की, एक वकील की ड्यूटी है, ठीक है, कि वकील की ड्यूटी है, यहाँ पे ड्यूटी कहा गया वकील की, कि अगर कोई जज सियासी बुनियादों पर भर्ती किया जा रहा है और वो जज उसका अहल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूटी क्या लफ्ज़ कहा गया, तो वो कोई पॉलिटिकल बुनियाद पर, किसी भी बुनियाद पर उसका अहल नहीं है, तो वकील उस भर्ती को रोकेगा, उसको जिस हद तक होगी उसको प्रोटेस्ट करेगा, उसकी मज़ामत करेगा। यहाँ पे ये कहा। 166 में ये कहा गया कि जब भी वकील को अदालत बुलाए तो ऑन टाइम पे हाजिर हो। 166 क्या कहता है कि जब भी उसको बुलवाए, इट इज़ द ड्यूटी, यहाँ पे भी वकील की ड्यूटी है। ठीक है, तो लफ्ज़ ड्यूटी बड़ा कीमती यहाँ पर कि वकील की ड्यूटी है, पीछे भी वकील की ड्यूटी है जज के बारे के अंदर। ठीक है, और ऊपर भी 163 में भी क्या कहा कि प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन की प्राइमरी ड्यूटी है कि वो उसको सिर्फ सज़ा नहीं दिलवाएगा बल्कि क्या है, उसका इंसाफ करेगा। ठीक है, तो 166 में भी वकील की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा कि वो जब अदालत उसको बुलाए तो उस पर हाजिर होगा वक्त पर, और अगर वो ना हाजिर हो सके तो उसका कोई मुतबादल, उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट करके देगा। ये वकील की ड्यूटी में शामिल है। 167 167 167 के एक केस अदालत के अंदर लगा हुआ है और वो खुद ब खुद उठकर, जज साहब उसको कहें भी ना, और वो खुद ब खुद उठकर जो उसमें मशवरे देना शुरू कर दे कि जब तक जज साहब ना बुलवाए तब तक वो उस केस में आर्गू ना करे, अपने लीगल ओपिनियन उसको ना दे। हाँ, जब जज बुलाए तब वो करे। ठीक है, तो जानबूझकर अपनी मर्जी से ऐसा ना करे। तो हमारा जो है
कोर्ट की ड्यूटी जो थी, वकील की जानब जो कोर्ट की ड्यूटी थी कि उसने कोर्ट में क्या करना, वो भी ख़त्म हो गई। हमारी आखिरी ड्यूटी रहेगी कि कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली, कि आम लोगों से एक वकील की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। 168 से लेकर 168 से लेकर 175B तक है। 168 में क्या कहता है कि एक वकील शेल नॉट से रोक दिया गया कि बिल्कुल केस को एक्सेप्ट ना करे अगर उस केस का मकसद ये है कि लोगों को जो है वो हरासा करना, डराना, धमकाना, ऐसे पर्पस के तहत जो है वकील कभी कोई केस ना ले। ठीक है, ये कोई ऐसा केस, ऐसा कोई मामला ना करे कि जिससे किसी केस में डिले पैदा हो, उस केस के अंदर जो है वो ताख़ीर पैदा हो, ऐसा बिल्कुल ना करे। ठीक है, 169 क्या कहता है कि जो मुखालिफ जो गवाह हैं उनके साथ साफ अंदाज में, मोहब्बत, प्यार से, रिस्पेक्टफुल तरीके से उनके साथ बात करें। ठीक है, ये नहीं कि उनके जो गवाह आए हैं उनको प्रेशर करना शुरू कर दे, उनको डराना धमकाना शुरू कर दे। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। और दूसरे इसमें ये कह दिया गया कि क्लाइंट को ये हक नहीं पहुंचता कि वो वकील को ये कहे कि ठीक है जी, ये फ़लाँ जो पार्टी आई हुई, इसके जो गवाह हैं, ये इस पार्टी को अपने अंडर प्रेशर आज करना है, इनको डरा धमका देना है, ये इनको गालियाँ निकालनी है, ये इनकी इंसल्ट करने ताकि डर जाएं आगे बयान देने से, ये परहेज़ करें, ये आपके सामने खौफ खाएं। ये हक नहीं है क्लाइंट का कि वकीलों को इस तरह समझाए, और वकील को उसकी बात माननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, बल्कि उसको रोके, सख्ती से रोके। 170 क्या कहता है कि एक वकील जो है वो, उसमें भी कहा गया कि वो कोई दावे ऐसे ना करता फिरे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों को कोई ऐसे सिविल काजेज ना करे, कोई सिविल मामलात ऐसे ना करता फिरे जिसमें लोगों के राइट को नुकसान पहुंचाता हो, उनको हरासा करता हो, परेशान करता हो, उनके लिए क्या नाम है मुश्किलात का सबब बन जाए। हाँ, उसमें क्या कहा गया कि वो क्या कर सकता है, प्रॉपर तरीके से अपने दिफा को करे। ये नहीं कि अपना जो केस लड़ रहा है तो दूसरी मुखालिफ पार्टी के खिलाफ आज तुम फला सिविल दावा कर दो, और क्या नाम है इस तरीके से ये जो है पार्टी जो अंडर प्रेशर हो जाएगी, इस तरह की बात ना करें। 171 बड़ा अहम है कि वकील जिम्मेदार नहीं है। नो एडवोकेट इज़ ऑब्लिगेड। वकील की जिम्मेदारी नहीं है कि जो केस को इसके सामने लेकर आ जाए, जिस मामले में उसकी जो है एडवाइस चाहे तो वो वकील देने का पाबंद हो, वकील उसको देने का पाबंद नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 172, तो वकील इनकार कर सकता है। 172 के अंदर क्या कहा गया, कानून के खिलाफ किसी तरह की सर्विस ना दे, किसी जज के खिलाफ कोई बदतमीजी ना करे, किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना करे, किसी कानून को, लॉ को, रेगुलेशन को, रूल्स को वो बिल्कुल ना तोड़े। कोई ऐसा काम ना करे कि जो किसी कानून के खिलाफ जाता हो, बेशक वो पॉलिटिकल प्रेशर उसके ऊपर हो, बेशक कोई बहुत पावरफुल लोग हों, पावरफुल जो है एजेंसीज़ हों, उसको अंडर प्रेशर करती हूँ कि आप हमारा ये काम करके दें, ये नाजायज़ काम है। हर तरह के नाजायज़ काम से उसको इनकार कर देना चाहिए बग़ैर डरे हुए। ठीक है, और क्या कि सबसे पहले उसकी ड्यूटी ये है कि वो एक कोई प्राइवेट ट्रस्ट हो या किसी तरह का कोई मामला हो, किसी भी मामले के अंदर उसको ज़ाती तौर के ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर पर उन मामलों में कि जिनके अंदर किसी कानून की वायलेशन हो, किसी भी तरह का कानून के ख़िलाफ़ कोई काम ना जाए। 173 ये है कि एडवोकेट जब भी किसी से मिलने के लिए जाए तो सबसे पहले अपना तारुफ कराए कि मैं कौन हूँ। क्यों कि अगला बंदा फिर जो है किसी बोर्ड से मिलने जाए, किसी ऑफिसर से मिलने जाए, किसी कम्युनिटी से मिलने जाए, कमेटी से मिलने जाए, तो सबसे पहले अपना तारुफ कराए कि मैं एडवोकेट हूँ, ताकि अगला बंदा उससे कोई बदतमीज़ी से बात ना करे, या वो बंदा समझ जाए कि ये एक वकील है और मुझे उससे किस अंदाज में बात करनी है। ये नहीं कि आपने उसको बताया नहीं और वो आपसे गर्मी में बात कर ली उसने, तो फिर आप बाद के अंदर ये कहें कि ठीक है इसने मेरी बदतमीज़ी की और स्ट्राइकें शुरू हो जाएं। ये वाला मामला ना हो, पहले अपना तारुफ कराएं। हाँ, फिर वो आपकी इंसल्ट करता है, फिर आपके हक़ को वो ख़राब करता है, फिर आपका हक़ बन जाता है कि इसने इस तरह मेरे साथ क्यों किया है। ठीक है, 174 क्या कहता है कि अगर कोई वकील वकालत से पहले किसी ऐसी ऑफिसर था, किसी ऐसे महकमे में था कि जिसके अंदर जो लीगल प्रोसीडिंग का वो ऑफिसर रहा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता रहा किसी केस की, और बाद में उसने वकालत छोड़कर, जिसने वो ऑफिसरी छोड़कर उससे रिटायरमेंट हासिल करके उसने वकालत शुरू कर दी। अब वो केस जिसके अंदर पहले वो इन्वेस्टिगेशन कर चुका है बतौर ऑफिसर,
तो अब वो वाला केस नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुड नॉट से उसको रोका गया, ठीक है। शुड नॉट एक्सेप्ट, वो ज़रूर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जिस केस के अंदर बतौर ऑफिसर पहले रहा है, तो अब उस केस के अंदर वो क्या नाम है, बतौर वकील नहीं रह सकता, वकील के तौर पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 174A ये बताता है, वो 174 था, 174A बताता है कि कोई भी वकील अपने विजिटिंग कार्ड पे नेम प्लेटों के ऊपर, साइन बोर्डों के ऊपर अपने पिछले ओहदे नहीं लिखेगा कि एक्स एडवोकेट जनरल, एक्स एडवोकेट फलां, ठीक है, रिटायर्ड जनरल, ठीक है, एक्स जज, इस तरह का कोई ओहदा नहीं लिखेगा। जो पिछले ओहदे पर रह चुका वो ओहदा मेंशन नहीं करेगा। 174B ये बताता, जो बड़ा कीमती है, वो ये कहता है कि एक वकील का बोर्ड कितना होना चाहिए। बोर्ड का साइज 1/1/2 ज़रब 2, 1.5 ज़रब 2 के मुताबिक उसका होना चाहिए। 1/1/2 ज़रब 2 इतना साइज का उसका बोर्ड हो। 175 क्या कहता है कि कोई भी वकील जो है वो किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं करेगा, जो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाएगा, उसमें एक्टिव पार्टनर के तौर पे हिस्सा नहीं लेगा, वो कारोबार नहीं करेगा। एक वकील फुल टाइम एक वकील है, ठीक है। अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो आपसे पूछेगा वो किस कानून के तहत के एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 ऑफ 175 बाय एन एडवोकेट शेल इंटेल कॉन्सिक्वेंसेस एज प्रोवाइडेड इन रूल 108O। तो 108O के तहत जो है उसके नतायज उसको भुगतने पड़ेंगे अगर वकील ऐसा करता है, कोई कारोबार करता है तो। 175A के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई वकील, ये मैं आपको अब इसकी रीडिंग करके बताता हूँ क्योंकि ये 175A 175B में फ़र्क है थोड़ा सा, ये बड़ी अहम है। 175A कहता है कि नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेंस, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, ये मानता ही नहीं, ऑफ द कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जो प्रोफेशनल कंडक्ट की जो उन्होंने कैनन्स बताएं, रूल बताएं, एटिक्वेटी मेंशनड इन द चैप्टर, जो इस चैप्टर के अंदर सारे उसके रूल्स रेगुलेशन बता दिए गए हैं। बाय एन एडवोकेट, अगर कोई एडवोकेट ऐसा नहीं करता, शैल बी डीम्ड, तो समझा जाएगा टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा जब वो कैनन्स की, ठीक है, और उसकी प्रोफेशनल जो है एटिक्विटी की जो है, जो चैप्टर में बयान किया गया, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का लफ्ज़ आएगा, तो ठीक है। और उसके खिलाफ क्या आएगा, मेकिंग हिम लाइएबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो 175A में वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होगा अगर वो उन रूल को जो चैप्टर 12 में बताए गए उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा कि उसने डिसिप्लिन को तोड़ा है। और 175B बिल्कुल अलग है उसका, वो क्या कहता है कि नॉन ऑब्जर्वेंस आर डिफेंस ऑफ डिसीजन और इंस्ट्रक्शन, अगर वो तोड़ता है रूल को या उसको पैरवी नहीं करता, कौन सी, ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के है, और बाय एनी बार काउंसिल या किसी भी बार काउंसिल के, और बार एसोसिएशन या किसी बार एसोसिएशन के, और एनी मेंबर ऑफ द बार, ये किसी बार के मेंबर के तौर पर या एडवोकेट के तौर पर, शेल बी डीम टू बी ग्रोस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, उसने बहुत बड़ा जुर्म किया। अगर किसी बार काउंसिल के रूल को तोड़ता है, उनकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसने ग्रोस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का लफ्ज़ आएगा, तब ठीक है अगर वो बार के रूल को तोड़ता है। और अगर वो प्रोफेशनल जो उसके कैनन्स हैं और प्रोफेशनल उसके कंडक्ट है, एटिक्विटी, उसको वो करता है, तो उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया और डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो हमारा यहाँ तक का था। ये बहुत अहम वीडियो है, इसको ज़रूर देखना। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला साहब बारक वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।